ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो लास्ट यूनिट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का। uh, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिबेट्स और इश्यूज को देखना है कि कौन कौन से भारतीय प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से डिबेट्स हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, जिनमें से प्रमुखता क्या है। एक तो है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन, एक ये हमेशा विवाद का विषय रहा है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदारी या जवाबदेही, आरटीआई के माध्यम से, लोकपाल के माध्यम से, सिटीजन चार्टर्स के माध्यम से। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, कि दोनों के बीच में है क्या क्या चैलेंजेस हैं। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट। और उसके बाद जो लास्ट है जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन। तो हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले आप सभी को एक एथिक्स का कोर मीनिंग पता होना चाहिए कि आप सब एथिक्स के कंसेप्ट से आप समझ क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम देखें जो एथिक्स एज अ टर्म, अगर इटोमोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये जो एथिक्स है ये ग्रीक रूट से आ रहा है। एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इथोस, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कि आपकी कोई हैबिट से कोई चीज निकल के आ रही है, कि आप हमेशा ऑनेस्ट हैं, आप हमेशा हर जगह ऑनेस्ट है, हर स्फेयर में ऑनेस्ट है, हर जगह पे ऑनेस्ट है। तो आपका एक जो हैबिट है ऑनेस्टी का, एक इथोस निकल के सामने आएगा। ठीक है, मगर मॉडर्न डेज में एथिक्स जो है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत वृहद है। ये क्या है, एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड, ये आपकी क्रियात्मक। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है वैल्यूज, जिसको आम भाषा में संस्कार भी बोलते हैं, मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मॉरलिटी, और उसके बाद आता है एथिक्स। इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस को समझिए, जिसको मैंने बताया। एक तो हो गया आपका संस्कार, हो गया जिसको आम भाषा कि बोलते नहीं कि संस्कार नहीं है। तो संस्कार क्या होता है, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। किसी को अच्छे संस्कार मिले हो, किसी को हम उसे बुरा कह रहे हो बट उसके लिए वो अच्छा हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। मोरालिटी का क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के जो संस्कार हैं या जो वैल्यूज हैं उसको अगर हम जज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ जाता है वो आ जाता है जजमेंट का, कि बोलते हैं आम भाषा में कि वो बड़ा जजमेंटल है, वो बहुत पहले चीज़ों के बारे में अपनी धारणाएं स्पष्ट कर देता है। तो बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा जजमेंटल है, इसने चीज़ों को समझा नहीं मगर वो क्या हो गया, उसने एक परसेप्शन बना लिया। तो वो होती है मोरालिटी, कि आप किसी को जज कर रहे हैं। अब देखिए, जज करने के बाद यहां पे आकर जब हम उस जजमेंट के बाद कोई फैसला लेते हैं तो वो आपका आ जाता है एथिक्स। मतलब यहां पे क्या है, एक्शन आ गया आपका, एक्शन, कि आपने कोई क्रिया करी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, उसके लिए वो अच्छा संस्कार है, बट आप उसे जज करें कि ये हॉस्पिटल में उसे नहीं पीना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो मुंह फेर के दूसरी तरफ जा सकते हैं और मुंह आप कंप्लेन कर सकते हैं या उस व्यक्ति को रोक सकते हैं। तो ये जो एक्शन है, जब आपने जजमेंट होके या फिर आपने जज करके या आपने कोई धारणा बना के जो एक्शन लिया, जो क्रिया करी, वो आ जाता है आपका एथिक्स पार्ट। क्लियर हुआ? तो ये तीन टर्म्स को समझना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, जो कंसेप्ट ऑफ एथिक्स है, जो मैंने बताया कि ये ग्रीक टर्म इथोस से आया, जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज आपकी आदतों से उत्पन्न हो रही है, आदतों से उत्पन्न होना। क्लियर हुआ? अब क्या है कि इट ऑल्सो रेफर्स द फ्रेमवर्क। अब ये देखिए, एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर ऑफ होल्डिंग द पब्लिक फंक्शनरी लीगली अकाउंटेबल, कि जितने भी हमारे सरकारी या जो भी सरकारी संस्थान है उनको कानूनी रूप से जवाबदेही सुनिश्चित करवाना या उनकी जवाबदारी निश्चित करना।
कि यहाँ पे देखिए, यह सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनकी चूक और कमीशन के कृत्यों के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने की रूपरेखा को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहां पे जो एथिक्स है वो उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आते हैं हम अपने मूल कॉन्सेप्ट पे। एक सेकेंड, जो हमारा डिबेट है इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन। अब देखिए, इंटीग्रिटी वर्सेस क्या है कि द एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रिंसिपल एंड वैल्यू दैट गाइडिंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। कि देखिए, यहाँ पे जो संस्थान में जो एथिक्स या मूल्यों का मतलब ये हो, नैतिक का मतलब ये होता है कि उन सिद्धांतों और मूल्यों को संदर्भित करना जो सार्वजनिक मामले में प्रशासन में शामिल व्यक्ति या संस्थान में व्यवहार में निर्देशित करती है। कि मतलब वो कौन कौन से मूल्य हैं, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसे जो प्रशासन है अपने व्यवहार में लेके आता है, उसको हम बोलते हैं एथिक्स इन गवर्नेंस। क्लियर हुआ? आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हम अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एथिक्स क्या है, एक्शन ओरिएंटेड है। कि ये नहीं है कि केवल सिद्धांती आप एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन क्या है आपका? एक्शन ओरिएंटेड। अब देखिए, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन एंड टेकिंग एक्शन। ठीक है, ये किससे संदर्भित है, या किस चीज को ये अपने अंदर समाहित करता है? कि एक तो नीति निर्माण करना और नीति और एक्शन क्रिया करना, दोनों को। ठीक है, आप नीतियों का भी निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा उन नीतियों के माध्यम से एक्शन भी ले रहे हैं। तो यहां पे जो एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कह नहीं रहे आप, उसको कर रहे हैं। आपकी करनी और कहने और करने में कोई अंतर नहीं है। क्लियर हुआ? दैट आर मॉरली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। कि आप मॉरली और सोशली रिस्पॉन्सिबल हो किसके प्रति? इंस्टीट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव के प्रति, प्रिंसिपल्स के प्रति। उसके बाद क्या है? इंटीग्रिटी। अब इसको हम देखेंगे, इसको अलग से समझाएंगे। इंटीग्रिटी एंड करप्शन रिप्रेजेंट टू कंट्रास्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एथिकल बिहेवियर इन गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो, ईमानदारी या इसको सत्यनिष्ठा भी बोल सकते हैं इंटीग्रिटी को, और भ्रष्टाचार शासन में नैतिक व्यवहार के दो विपरीत पहलुओं को प्रतिनिधित्व करता है। दो विपरीत पहलू हैं ये, कि एक तरफ इंटीग्रिटी है और दूसरी तरफ करप्शन है। ये जा रहा है आपका इंटीग्रिटी, जिसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा, और ये आपका है करप्शन। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग पहलू है, और जो कि आपके एथिकल बिहेवियर इन गवर्नेंस में आपको दिखता है। अब देखिए, जो समझना है यहां पे, इंटीग्रिटी को समझना। इंटीग्रिटी होती क्या है, कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी? तो देखिए, इस इंटीग्रिटी को अगर आप समझना चाहें तो कई बार आप ये जो विदुर हैं महाभारत में, इनके कैरेक्टर से भी समझ सकते हैं। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। आप इंटेग्रल हो अपनी ड्यूटीज के प्रति। आपको कितना भी कोई आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला दे, कुछ भी कर दे, नहीं, आप अपनी ड्यूटीज के प्रति आप करप्शन नहीं लोगे। अपने काम के प्रति एकदम सत्यनिष्ठ हो। सत्यनिष्ठ भावना है, जो कि एक बार हिंदी में अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ये रहा स्क्रीनशॉट, आप इसका ले सकते हैं। कि आपका जो करेक्टर है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो इतना ऑनेस्ट है कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है, वो कैसा भी लालच आपको सीमित नहीं कर सकता है। तो इंटीग्रिटी रेफर्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। बीइंग ऑनेस्ट, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, इज इंटीग्रिटी, and having strong moral principle and adhering to ethical standard।
कि एक तरह से अगर मैं बात करूं, अगर मैं धर्म के माध्यम से चलूं, तो क्या मैं धर्म को जब मैं फॉलो करूंगा तो क्या मेरी इंटीग्रिटी है या नहीं? अगर मेरे को कोई उससे विचलित कर दे तो मैं इंटेग्रल नहीं हूं उस धर्म के प्रिंसिपल के प्रति या धर्म के प्रति। तो जैसे कि हमें महाभारत में भी दिखता है कि जो विदुर का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंटीग्रिटी ओरिएंटेड है, उसको लालच और माया से कोई वो नहीं है, वो केवल अपनी ड्यूटीज कर रहा है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है। अब देखिए, इन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रिटी इंप्लाइज ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट, सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड इज कमिटमेंट टू सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट। इन तीन चीजों को इंप्लाई करता है। तो जो व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल, जो व्यक्ति इंटीग्रिटी को फॉलो करता है तो वो क्या है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट है, उससे किसी भी तरीके का हिसाब ले सकते हैं अपने काम के प्रति, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उसको जवाबदेह है किसके प्रति, शासन के प्रति या जो भी टैक्स पेयर के प्रति। और तीसरा है कमिटमेंट टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, कि उसका जो अंतिम उद्देश्य है, जो कमिटमेंट है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, प्रतिबद्धता है, वो किसके प्रति है, सार्वजनिक हितों के प्रति है। किसी व्यक्तिगत ही व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाना है, कोई व्यक्ति को किसी एक पक्ष के लिए काम नहीं करना है, सार्वजनिक हित के लिए काम करना है। और अगर हम विशेषता देखें सत्यनिष्ठा की, जिसे इंटीग्रिटी बोलते हैं, तो ईमानदारी, जवाबदेही, निष्पक्षता, सार्वजनिक हित, ये सभी मिलके शामिल होते हैं। और यही इंटीग्रिटी जो गवर्नेंस में जो हम बात करें एथिक्स की, वो जो जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, वो सब ये चीजें लेकर आए, ईमानदारी, जवाबदेही, निष्पक्षता, सार्वजनिक हित। उसके बाद देखिए महत्वता क्यों है, सरकार और उसके नागरिक के बीच विश्वास बनाने के लिए ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। कि देखिए सिटीजन और गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन हो तो उसके लिए क्या है, ट्रस्ट जो है वो क्या करता है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करता है, बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन होता है। तो ईमानदारी जो जिसे सत्यनिष्ठा बोल सकते हैं हम, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच को, दोनों को समीप लाने के लिए। और जब नेता और संस्थान ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं तो वह जनता में विश्वास बढ़ाते हैं। जनता भी क्या है कि जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस भी सिस्टम में, उसमें बढ़ चढ़ के आगे आती है। सकारात्मक सामाजिक वातावरण को बढ़ावा मिलता है या देते हैं, और समाज में समग्र कल्याण या सार्वजनिक कल्याण में योगदान देते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद देखिए जो करप्शन है वो एकदम उसकी एकदम विपरीत विचारधारा है, एकदम विपरीत। क्या है कि सबसे पहले क्या है, करप्शन इन्वॉल्व्स द अब्यूज ऑफ पावर, कि जो आपके पास पावर दी गई है, जो जन कल्याण के लिए दी गई है, आप उसका क्या करें, दुरुपयोग करें। किसके लिए, स्वार्थ हितों के लिए, अपने हितों के लिए, और किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं हम। इसमें क्या आता है, गबन हो जाता है, रिश्वतखोरी हो जाता है, भाई भतीजावाद आ जाता है, पक्षपात आ जाता है, ये सब शामिल होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिश्वतखोरी, गबन, भाई भतीजावाद, किकबैक। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो भ्रष्टाचार संस्थानों में विश्वास को कमजोर करता है। कि फॉर एग्जाम्पल लगता है कि जैसे इससे पहले हमने ई गवर्नेंस करा था टॉपिक,
तो ई गवर्नेंस ने क्या करा था, जो सिटीजन और गवर्नमेंट है उसके बीच में से जो मिडल मैन था, जो सर्विस जो प्रोवाइड कराने में पैसे खाता था, वो खत्म कर देता था इन दोनों के ट्रस्ट को। तो सेम जो करप्शन है वो भी, जो दोनों का कनेक्शन है गवर्नमेंट एंड सिटीजन का, उसको दूर कर देता है। और सिटीजन भी क्या होता है, जो गवर्नेंस प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी है, उससे कटना महसूस कर देता है। इवन आप सब देखोगे कि लोग सब अपने वोट को भी बेच देते। क्लियर हुआ? तो ये दोनों विपरीत विचारधारा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए देखिए एक हम अब्दुल कलाम जी की बात से स्टार्ट करेंगे कि भ्रष्टाचार जैसी बुराई कहाँ से उत्पन्न होती है। ये कभी ना खत्म होने वाले लालच से आता है, कभी ना खत्म होने। आप सोचोगे कि एक बार मैं करप्शन कर लूंगा, एक बार मैं वो कर दूंगा तो ये वहां पे रुक जाएगी, नहीं, ये हमेशा बढ़ती जाएगी। यह कभी खत्म ना होने वाले लालच से आता है। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज की लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़नी होगी। और इसे मैं क्या दे सकता हूं कि भावना से बदलना होगा, एक इंटीग्रेटेड स्पिरिट से बदलना होगा, एक सत्य निष्ठा से हम बदल, और हम सभी इससे ऊपर उठना होगा। क्लियर हुआ? तो आप एग्जाम में भी कोट लिख सकते हैं मेंशन करके, क्योंकि ये एथिक्स इन गवर्नेंस में एकदम सटीक साबित होता है कि वेयर डू द इविल्स लाइक करप्शन अराइज फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम द नेवर एंडिंग ग्रीड। द फाइट फॉर करप्शन फ्री ethical society will have to be fought against the greed and replace it with what can I give। कि हमारी जो भावना होनी चाहिए ना, हम इस जैसी लड़ाई से हम कैसे लड़ सकते हैं कि हमारी हमेशा भावना ये होनी चाहिए, what can I do for you, कि हम क्या कर सकते हैं do for सोसाइटी। ये नहीं पूछना है कि हम सोसाइटी ने मेरे लिए क्या करा, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या दे सकता हूं। हमें ये देखना है हम क्या लें, ये नहीं, लेने पे विश्वास नहीं, देने पे, कि हम क्या दे सकते हैं सोसाइटी को। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि ये हमने कर लिया द कंसेप्ट ऑफ एथिक्स, कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है, कहां से आ रहा है ये। अब उसके बाद देखिए ये क्यों इतना आया, क्योंकि देखिए भारत में 1960-64 के दशक में जो करप्शन था एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, कि बहुत सारी सरकारी एजेंसीज में करप्शन होता था। और जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं आया तो तब तक आप सबने भी देखा होगा कि किसी की अटेंडेंस कोई और लगा देता है। आज के टाइम पे तो सारा डिजिटली हो गया है, तो इसको तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन में जो धीरे धीरे दूर हो रही है। द कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इस कमेटी का नाम लिखिए, 1964 में। ये यूपीएससी जितने भी एसएससी एग्जाम है कई बार पूछा जाता है। इसको सांथानम कमेटी बोला जाता है, ठीक है। 1964 में हैड ऑब्जर्व द लैक ऑफ मॉरल अर्नेस्टनेस विच हैज बीन अ कॉन्स्पियस फीचर ऑफ रिसेंट ईयर्स, कि हम देख रहे हैं कि कोई जो अच्छे मूल्य हैं वो प्रशासन में अनुपलब्ध हैं। हिंदी वाला भी आप देख लीजिए, ये कि नैतिक ईमानदारी की कमी जो हाल के वर्षों में हम देख सकते हैं, जो उस समय हम बता रहे हैं कि 1964 के आसपास या फिर 1960 के दशक में ये बहुत बड़ी समस्या थी भारतीय सरकारी संस्थान के लिए। नैतिक ईमानदारी कम होती जा रही थी, जो हाल के वर्षों में एक विशिष्ट विशेषता रही है। शायद सबसे बड़े कारक हैं, शायद सबसे बड़ा भी कारक था
जो अखंडता और दक्षता की मजबूत परंपराओं के विकास में बाधा डालती है। अब देखिए ये जो करप्शन है, जो ये जो नैतिक ईमानदारी खट रही है, तो इससे क्या हो रहा है, जो शुरू में हमने सोचा था कि भारत आजाद हो कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो उसमें एक तरह से एक प्रहार कर रही है, उसकी अखंडता को वो चोट पहुंचा रही है, और जो काम करने की दक्षता है उसमें बाधा डाल रही है, विकास प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। तो इसलिए निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता के प्रमुख सिद्धांतों का पालन हितधारकों के बीच विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं और विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। ये किसने ऑब्जर्व करा? सांथानम कमेटी ने। प्लीज इसको लिख लीजिएगा। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कभी भी आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपके पास हमेशा एक नोटबुक होना चाहिए। बिना नोटबुक के मत बैठिए। क्लियर? क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम देखें एथिक्स इन गवर्नेंस इन ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस, ट्रेडिशनल में क्या, जो मतलब पुराने परंपराओं में हम किस तरीके का व्यवहार देखते हैं, कि देखिए पहली बात तो ये समझिए कि जो भारतीय समाज है ना, वो क्या है, भावना, वो मूल्यों से चलता है। आज भी देखेंगे कि हमारे पास उतनी पुलिस नहीं है जितनी अमेरिका में कितने लोगों के प्रति कितनी पुलिस है। तो पुलिस हमारे पास कम है। जो हमारा जो समाज चल रहा है वो किस पे आधारित है? मूल्यों पे आधारित है। कौन से? जो परिवार के मूल्य हैं, समाज के मूल्य हैं, उस पे आधारित है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि गांव में जो कोई अगर आपसी लड़ाई होती है तो पंचायत उसका निर्णय कर देती है, पुलिस को आने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो वैल्यू गाइड्स द सोसाइटी, हाउएवर दे आर नॉट कोडिफाइड। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये जो वैल्यूज है ना, इसका जो इंटरप्रिटेशन, इसकी जो व्याख्या है ना, हर कोई अपने अपने वे में करता है। जो संस्कार है वो बोलता है ये मेरे लिए सही है, तो इसका कोई यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन नहीं है, हर कोई अपने मतलब से निकाल लेता है। क्लियर हुआ? तो ऐसा ही गवर्नेंस में भी क्या था, जो पुराने, जो पारंपरिक तौर पे क्या था, जो मूल्य थे वो तो पता था कि हाँ, ईमानदारी होनी चाहिए, अपने काम के प्रति सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होने चाहिए, पक्षपात नहीं, मगर ये लिखित तौर पे नहीं थे। तो इसका मतलब हर कोई ना अपने अपने मन से निकाल देता था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। तो यही जो सेकंड एआरसी है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसने एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स को सजेस्ट करा जिसको गवर्नेंस में इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है आपका सेकंड एआरसी, सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अब इसने कुछ प्रिंसिपल दिए। देखो, पहली बार भारत आजाद होने के बाद एथिक्स के ऊपर कोई प्रिंसिपल दे रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कमीशन, कि एटलीस्ट कुछ लिखित होना चाहिए, हर कोई अपने मर्जी से मतलब नहीं निकाले इसका। तो क्या बोला कि गवर्नेंस स्टेट एनी फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल बिहेवियर मस्ट इंक्लूड, ये सजेशन दिया कि कोई भी फ्रेमवर्क अगर बनाती है सरकार, कि देखिए जो कमीशन का काम क्या है, कमीशन अपनी रिपोर्ट्स को सामने रखता है, अपने फाइंडिंग्स को, अपने सुझावों को सामने रखता है। सरकार उसको फॉलो करे ना करे वो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, सरकार के प्रति। जब वो सरकार की जिम्मेदारी, उसे वो सरकार के विवेकाधीन के अंदर है कि वो उसे माने या ना माने। ठीक है, तो ये क्या बोले कि कोई भी फ्रेमवर्क जो एथिकल बिहेवियर को बताता हो वो इन चीजों को शामिल करे। क्या? सबसे पहले कि कोडिफाई करे एथिकल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, कि कौन सी प्रक्रिया, अगर इसका हिंदी में देखना चाहे तो सबसे पहले क्या है, नैतिक मापदंडों, जो यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा देखिए, नैतिक मापदंडों और प्रथाओं का संहिताबद्ध करे, कि हर कोई अपनी मर्जी से इसका इंटरप्रिटेशन ना करे, कोडिफाई होना चाहिए, संहिताबद्ध कर दो। ठीक है, तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रासंगिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक तंत्र बनाओ, कि जो भी आपने लिखित तौर पे कुछ भी बना दिया, जैसे संविधान से पहले भी देश चल रहा था, आपको पता है, मगर वो लिखित नहीं था, हर कोई देश अपने तरीके से चलाता था। संविधान ने क्या करा, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आया।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप उन एथिकल या नैतिक व्यवहार का मापदंड तैयार कर लो, संहिताबद्ध कर लो, और उन संहिताबद्ध उसको जब बना लोगे तो उसको फॉलो कराने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसको फॉलो कराने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन तो होना चाहिए ना, कोई डिपार्टमेंट, कोई एजेंसी तो होनी चाहिए। अब ये हो जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स दे दिए, और अगर ऐसा ना हो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसी नहीं हो, तो कोई फायदा है फिर फंडामेंटल राइट्स का? तो उसका प्रोटेक्शन भी जरूरी है ना। तो सेम आप सिद्धांत बना रहे हो, संहिताबद्ध कर रहे हो किसी भी सिद्धांतों का, तो उसको फॉलो कराने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं तंत्र, एजेंसी। यह रहा। फिर तीसरा है सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत लाभ के बीच टकराव से बचने के लिए व्यक्तिगत हित का खुलासा करना। कि देखिए, सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत लाभ के टकराव के बीच मतलब पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच टकराव ना हो, तो क्या होगा कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं वो जितना भी उनके पास प्राइवेट है ना उसका डिस्क्लोज करें कि उनके पास कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, तो इसका खुलासा कर दें। हितधारकों के साथ अपने संबंध के बारे में सावधान रहना चाहिए जो प्रभावित कर सकते हैं कि आप जो काम करें किसी के लिए, किसी के प्रति काम करें, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि मेरे को उसे ऑफिशियली डील करना है, कोई पर्सनली डील नहीं करना है। शुड बी केयरफुल अबाउट द रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। हो सकता है कि आप कंपनी के लिए कोई काम कर रहे हो, कंपनी के रेगुलेशन के लिए काम कर रहे हो, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए कंपनी की तरफ से कि मेरे को ये बेनिफिट मिल जाए, आप इस तरीके की पॉलिसी बनाए। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, किसी भी तरीके का थ्रेटन फील नहीं करना है। देयर एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली फॉर ओवरऑल गुड ऑफ द सोसाइटी। देखिए, उनकी जो सारी योग्यता है, जो वस्तुनिष्ठता है ना, वो क्या है, पब्लिक वेलफेयर के लिए या गुड ऑफ द सोसाइटी, समाज कल्याण के लिए होनी चाहिए, किसी व्यक्ति, किसी पर्सनल चीज के लिए नहीं। क्लियर हुआ? उसके बाद प्रोवाइडिंग नॉर्म्स फॉर क्वालिफाइंग एंड डिस्क्वालिफाइंग अ पब्लिक फंक्शनरी फ्रॉम ऑफिस, कि वो उन नियम और सिद्धांत को लागू करो कि हम किस बेसिस पे किसी व्यक्ति को क्वालिफाई मानेंगे और किसी को डिस्क्वालीफाई मानेंगे, जितने भी हमारी संस्कारी संस्थान है, कि ये एथिकल बिहेवियर है, ये एथिकल बिहेवियर नहीं है, इस वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ये सुनिश्चित करो। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कैसे एथिक्स और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट कैसे कैसे आ रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स बोथ इन यूनियन एंड स्टेट। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अपनाया है, CCM, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर। इट इनविजाज इंट्रा अलायंस डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी बाय मिनिस्टर्स, कि जितना भी आपके पास है, जब पैसा है, संपत्ति है या कर्ज है, वो सब को, या देनदारी जो है, उन सब का खुलासा करो। ठीक है? तो आज के टाइम पे जैसे डिजिटलाइज हो गया, जैसे कोई भी आपको देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो वो अपनी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, जितनी भूमि है, जितना वो है, वो सब डिस्क्लोज करता है। क्लियर हुआ? और क्या है कि सरकार में शामिल होने से पहले जिस व्यवसाय में उनकी रुचि थी उससे सभी संबंध तोड़ लेना। कि हो सकता है कि सरकार में मिनिस्टर या फिर MLA या MP बनने से पहले वो किसी कंपनी का मालिक हो, तो उससे अपनी जितनी भी
संबंध है उसको तोड़ना, क्योंकि अगर व्यक्ति वो इसके अंदर आएगा गवर्नमेंट के, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाए। तो ये सब चीजें सुनिश्चित करिए कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से। अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई योगदान या उपहार स्वीकार नहीं करना आदि शामिल है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब ये नहीं है कि आप मिनिस्टर बन गए और ये बन गए तो आप उपहार स्वीकार करें, नहीं, आप उपहार भी स्वीकार नहीं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब करा है। क्लियर हुआ? तो आप एक इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं सीसीएम का। क्लियर हुआ? उसके बाद जो दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स CCC, ये समय समय पे विकसित होता रहा है। जितनी भी कमेटी थी, जैसे सांथानम कमेटी ने क्या सजेशन दिया, द कंडक्ट रूल वर रिवाइज्ड इन लार्ज रिजल्टिंग इन CCS कंडक्ट रूल्स 1964। तो ये समय समय पे बदलता रहा है, और अभी के टाइम पे ये जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स है वो 1994 वाला 1964 वाला फॉलो कर रहे हैं अभी तक, जो चल रहा है। Some inclusion are the requirement of maintaining integrity। कुछ और भी ऐड करे गए इनके अंदर जो समय समय के साथ, जैसे अभी तक तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं जो सिविल सर्वेंट्स के लिए CCS कंडक्ट रूल्स 1964, मगर इसके साथ में बहुत सारे इंक्लूजन है, जैसे और भी समय के साथ इंक्लूजन करा है, जैसे इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, ऑब्जर्विंग कर्टेसी, prohibiting demanding and accepting dowry, prohibiting sexual harassment of women employees in the view of Supreme Court's judgment in विसाखा केस। इसको पढ़ लीजिएगा कभी अगर टाइम मिले, विसाखा जजमेंट। एंड रिसेंटली प्रोविजन टू इंक्लूड चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज एज डोमेस्टिक हेल्प, कि वो अपने यहाँ पे कि छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते 14 साल से कम के। तो ये सब नए नए ऐड करते गए हैं जो सिविल सर्वेंट्स के लिए। वो पहले वाला जो था वो मिनिस्टर्स के लिए था, और ये वाला सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो ये वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1964 वाला। उसके बाद हम बात करें कि हाउएवर देयर इज नो कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब हो रखा है, एथिक्स प्रिस्क्राइब नहीं है फॉर सिविल सर्वेंट। ऑल्दो सच कोड्स एग्जिस्ट इन अदर कंट्रीज, और कंट्रीज में ये कोड ऑफ एथिक्स स्टैब्लिश्ड है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, कोड ऑफ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो व्यवहार किस तरीके से करना चाहिए जो अभी बताया इससे ऊपर वाले में। और ये सब इंक्लूड करना, दहेज न लेना, किसी भी तरीके का काम के प्रति ईमानदार रहना, ये सब शामिल है, शिष्टाचार का पालन करना। तो कोड ऑफ एथिक्स अभी प्रिस्क्राइब नहीं है सिविल सर्वेंट, केवल कोड ऑफ कंडक्ट है कि किस तरीके से उनको व्यवहार करना है। बाकी और कंट्रियों में ये कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब हो रखा है। उसके बाद है इट मे बी आल्सो मेंशन दैट deviation are observed through various mechanism, there are strict penalty provision as prescribed। हाँ देखिए, बाकी ये जो जितना भी ये जिनका भी ड्यूटी है, जो भी सिविल सर्विस, वो इसके अंदर उनको
जितना भी फॉलो करवाना है एथिक्स कोड, मगर एज सच एथिक्स कोड नहीं है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट से थोड़ा सा भी डिविएट हो रहे हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज का प्रोविज़न है, जैसे कि CCS में और CCA में 1964 वाले में के तहत। उसके बाद हम बात करें द कमिटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ इन यूनाइटेड किंगडम पॉपुलिना। देखिए नॉलन कमेटी ने ना सबसे पहले बात करी थी कि एथिक्स होने चाहिए पब्लिक लाइफ में। जो नॉलन कमेटी बात करती है कि कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। जो नॉलन कमेटी है जिसने सबसे पहले बात करी थी, ये जिन्होंने 7 प्रिंसिपल, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को फिर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इनको फॉलो करा। जैसे ये इन 7 प्रिंसिपल जो नॉलन कमेटी ने प्रोवाइड कराए वो कौन से थे? सबसे पहले सेल्फनेसनेस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, दूसरा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए अपने काम के प्रति, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप, ये सब शामिल होने चाहिए। फिर इन्हीं को आगे रेफर करते हुए आर्टिकल 8 रेजोल्यूशन रेफर्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स। फिर इन्हीं को यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में यूज करा गया कि ये सभी प्रिंसिपल्स को लेते हुए ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि करप्शन को कैसे प्रिवेंट करना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, तो ये सारे आपके शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आंसर में इस रिपोर्ट का भी मेंशन कर सकते हैं, इस कन्वेंशन का भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो CCS है, जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स, इनका स्टार्टिंग पॉइंट हिस्ट्री यहाँ से स्टार्टिंग है। हिस्ट्री कहाँ से आ रही है आपकी? सबसे पहले नॉलन कमेटी से आ रही है। नॉलन कमेटी ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक लाइफ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो पब्लिक सर्वेंट की। उसके बाद इन प्रिंसिपल्स को UN ने अप्लाई करा और इन्हीं प्रिंसिपल से इंडिया ने भी फॉलो करा है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेमवर्क की। द कंसल्टेशन पेपर ऑन प्रोबिटी इन गवर्नेंस इशूड इन। तो हम सब देख सकते हैं कि जो फ्रेमवर्क है, जो टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कमीशन है, ये इन तरीके के उन्होंने सुझाव दिए कि ये इश्यूज है लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल। कौन कौन से इश्यूज हैं कि हमें सबसे पहले बेनामी ट्रांजैक्शन के सेक्शन 5 को इन्फोर्स करना होगा। दूसरा कि हमें ज़रूरत है कि जितने भी लोक सेवक हैं वो अवैध रूप से जितनी भी संपत्ति अर्जित करी है उनको जब्त कर लेना। उससे संबंधित हमें कानूनों की ज़रूरत है, या ऐसे कानून की ज़रूरत है क्योंकि कानून नहीं है तो हम कैसे उन्होंने जो अर्जित अवैध और असंवैधानिक तौर पे जो उन्होंने एसेट क्रिएट करा है, तो हम कैसे उन एसेट्स को उनसे ले। तो एक लॉ के माध्यम से ही हम काम कर सकते, क्योंकि हम कोई भी एक्शन हम ऐसे ही नहीं, पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हर काम करेगी सरकार तो रूल ऑफ लॉ के तहत करेगी। जो तीसरा है इनेक्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, कि जितना भी आपका एसेट है और जितने भी सरकारी अधिकारी है वो सभी अपना जितना भी एसेट है उसको डिस्क्लोज करें। फोर्थ है इनेक्टमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, कि जो IT एक्ट है उसको इनेक्ट करना चाहिए। और आज के टाइम पे कौन सा एक्ट की ज़रूरत है, ये तो उस टाइम पे 2001 में जो रिपोर्ट बता रही है। आज के टाइम पे क्या है? डिजिटल डेटा प्राइवेसी एक्ट, डिजिटल, कि आपके जितने भी डिजिटल डेटा है उनको उनकी प्राइवेसी के लिए एक मजबूत कानून होना चाहिए। द नेसेसिटी फॉर इनेक्टिंग लोकपाल बिल,
ये उस टाइम 2011 2001 में बोला गया था। सिक्स्थ है स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको मजबूत करना। तो ऐसे फ्रेमवर्क की बात करी थी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसके बाद हम बात करें इन इंडिया an extensive legislative and institutional framework exists to address the issue relating with poverty as detailed in the table through the we do not have code of ethics for the government functionaries and legislation like whistleblower act। देखिए, हम दूसरे देशों में जिस तरीके का कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स, उस वो हमारे पास नहीं है, मगर हमारे पास बहुत सारे और अन्य संस्थाएं हैं जो हम देख सकते हैं कि ये देखिए, जैसे सीवीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, और सीबीआई हो गई, सीएजी हो गया, लोकपाल लोकायुक्त हो गए। और लॉस कौन कौन से हमारे पास इनको, ये जो करप्शन है जो एडमिनिस्ट्रेशन में ख़त्म करने के लिए, तो एक हो गया बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट, जिसकी बात करिए। देखिए, अब देखिए, इसने यही बात करी है कि इसका जो सेक्शन 5 है उसको अच्छे से इन्फोर्स करो, इसको अच्छे से इन्फोर्स करो। और कौन से लॉज हैं? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये एक्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है कि आप इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं किसी भी। आईपीसी और सीआरपीसी है। तो ये सब लॉज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो मदद करते हैं करप्शन को ख़त्म करने या करप्शन को रोकने के लिए। और ये इसी समान, जैसे बाहर देश में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, और यहाँ पे भी उसी तरीके का एक्ट मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इनहेंस्ड बाय, कि इन फ्रेमवर्क और इन सभी होने के बावजूद हमारे पास क्या क्या है कि मिनिमाइजिंग द डिस्क्रिशन ऑन द वॉरियस फंक्शंस, कि बहुत सारी पोस्टों में, बहुत सारे अधिकार क्षेत्र में क्या बोला जाता है कि ये इसके विवेक के अधीन है कि वो जैसे मर्जी करे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पावर मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब कि सर आप अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है, आप अपने आप देख लीजिएगा। तो आप जब अपने आप देख लीजिएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसको खत्म करना, बहुत सारी पोस्टों पे ये खत्म करना, कि ये विवेकाधिकार को खत्म करना, कि आप एकदम पर्टिकुलर कोड ऑफ रूल के तहत काम करो। क्लियर हुआ? उसके बाद है मोर एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल फील्ड ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए, इस पॉइंट को और अच्छे से समझो क्यों जरूरी है। देखो कि जब हमने ई गवर्नेंस वाला बात करा था, ई गवर्नेंस वाला टॉपिक करा था, तो ई गवर्नेंस में है क्या कि इसमें क्या है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐड होता है, कहीं ना कहीं लिखता है, ठीक है। और सरकार का एक ये भी है कि आप ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो जब हम आईसीटी का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि हम करप्शन को भी रोक सके, क्योंकि जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो एक मैकेनिज्म के तहत होगा। और आईसीटी में जब हम ई गवर्नेंस में करते हैं तो हर चीज़ का एक पॉइंट बनता है, एक एंट्री होती है कहीं ना कहीं। क्लियर हुआ कि आप ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आप बोल रहे हैं कि नहीं आप मुझे छोड़ दीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोलता है कि कैश दो हमको। कैश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर बाई चांस कोई हुआ तो अगर वो डिजिटल लेता तो उसका कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होगा कि हाँ इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि हमने देखा है कि यूज़ ऑफ ई गवर्नेंस या आईसीटी का यूज़ होने से गवर्नेंस क्या हुआ है और अच्छा हुआ है। देखिए, मैं पूरी तरीके से अच्छे होने की बात नहीं कर रहा, मगर बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें आज के टाइम पे, अगर आपको कोई सर्विस लेनी है तो आप जस्ट अपनी वेबसाइट से क्लिक करके वो व्यक्ति आ जाता है। तो इसमें क्या है,
बहुत चीज़ें सुदृढ़ हुई है। तो वही बात करें कि अभी हमें और फोकस करना चाहिए कि मोर एक्सटेंसिव यूज़ हो। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डिजिटल डिवाइड भी है। अब क्या है कि लोग इतने सक्षम नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो ई गवर्नेंस को कैसे यूज़ करें, या ई वेबसाइट्स पे जाके कैसे सेवाओं को प्राप्त करें। तो ये चैलेंजेस भी शामिल हैं। मेकिंग सिटीजन चार्टर मोर इलेबोरेट with clear timeline for delivery of service and related activities as well, identifying an official responsible for the same। कि देखिए ये जो नागरिक चार्टर्ड है ना, सिविल जो सिटीजन चार्टर्ड है, ये हमारे पॉइंट टॉपिक में है। अगर आप देखोगे तो इसको अभी हम करेंगे, इसी लेक्चर में हम करेंगे इसी टॉपिक को। कहाँ चले गए हम, स्लाइड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सिटीजन्स चार्टर्ड। तो इसको भी हम करेंगे। तो सिटीजन चार्टर्ड का मतलब क्या होता है, इधर ये समझिए। सिटीजन चार्टर्ड का मतलब जो होता है कि किस सिटीजन्स के लिए क्या सेवाएं हैं, कितने टाइम में वो उपलब्ध होगी। एकदम एक तरह से एक होता है ना मैनुअल, कि आप जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा एथिक्स इन गवर्नेंस का, इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन। क्लियर हुआ कि हमारे पास कितने सारे फ्रेमवर्क्स हैं, कहाँ से ये आइडिया आ रहा है करप्शन को कैसे प्रिवेंट करा जाए। तो ये सब लॉ एंड कमेटी, यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसकी क्या फाइंडिंग्स आई, इन सबको लिखना है आपको। क्लियर हुआ? आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर एक दो चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ और। अभी देखिए रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने क्या करा है, रिसेंटली जो ग्रुप सी और डी वाली जो लेवल की जो पोस्ट है, ग्रेड 3 और 4 की में, उसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। तो इंटरव्यू ख़त्म करने से भी क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में ना इंटरव्यू आता है तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि करप्शन होने की। ठीक है, तो उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो एक हो सकता है कि ये भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, क्योंकि अब जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो पेपर के माध्यम से सिलेक्ट हो। उसके बाद अगर ये कोट अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि हमें अपने बच्चों को ईमानदारी से कहने से पहले दुनिया को ईमानदार बनाना होगा। देखिए कई बार हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। उससे पहले ना हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो ईमानदार होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड बी सेक्शन है हमारे इस यूनिट का, वो है आरटीआई एक्ट। लगभग आप सभी ने इस एक्ट से रूबरू हो चुके होंगे, जो अकाउंटेबिलिटी सेक्शन में आरटीआई एक्ट है। तो देखिए आरटीआई एक्ट है क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसको सिंपल से समझिए, क्यों ये क्या करेगा, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या लेके आएगा, अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही या उत्तरदारी या जवाबदेही। तो आरटीआई एक्ट है क्या? देखिए आरटीआई एक्ट कब आया कि द राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच सेट आउट द प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन रिगार्ड्स टू सिटीजन्स राइट्स टू इंफॉर्मेशन। कि देखिए ये कब आ रहा है, 2005 में आ रहा है। इससे पहले आरटीआई एक्ट से पहले किस पे काम कर रही है सरकार, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कि कोई भी काम कर रही है तो सरकार बता नहीं रही कि इसको किस तरीके से काम करे, तो करप्शन बहुत ज़्यादा है ना। अब फॉर एग्जांपल इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू और है कि क्यों आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने कुछ सामान लाने के लिए आपको दिया, तो आप जितने का भी सामान लेके आए और जितना भी आपने खर्च करा, तो आपकी मम्मी हिसाब लेती है ना कि कितना कैसे खर्च हुआ, कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करे हो। ठीक है, तो बेशक अनपढ़ ही क्यों ना हो किसी के माता पिता, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है, तो
वो भी हिसाब मांगते हैं। तो सेम, सरकार किसके पैसों पे चल रही है? टैक्स पेयर के पैसों पे चल रही है। हम जो टैक्स देते हैं उन्हीं के पैसों पे चल रही है सरकार। तो सरकार की ये जवाबदेही है कि वो किस तरीके से खर्च कर रही है, किस तरीके, और आफ्टर ऑल हमारे द्वारा ही तो चुनी हुई सरकार है, तो हमें बताने का उसका उत्तराधिकार है ना। उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि हमें बताना कि हम इस तरीके से ये खर्च कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल था। और इससे पहले क्या था कि आरटीआई एक्ट जो सूचना के अधिकार से पहले किस पे काम कर रहा था? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कि बताना नहीं है कि क्या खर्च कर रहे हैं, सीक्रेट्स एक्ट के तहत, जो कि अंग्रेजों के टाइम का था। अब देखिए, अंग्रेज का ये थोड़ी ना था कि आपके यहाँ पे वेलफेयर करना, उनका तो ये था कि कैसे ना कैसे अपने जो रिवेन्यू है, जो पैसा है, उसको मैक्सिमाइज करके अपने इंग्लैंड लेके जाना। क्लियर हुआ? तो ये नागरिक के सूचना के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, जो कि 2000 अक्टूबर 2005 में सा अस्तित्व में आया, अक्टूबर 2005 में। इट इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवियंस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट इज टू एम्पावर सिटीजन, कि देखो इसको में सबसे मुख्य काम क्या है कि नागरिकों का सशक्तिकरण करना है। और क्या करना है? जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है और जवाबदेही, वो सुनिश्चित करना है कि सरकार किस तरीके से कार्य करे। सरकार के काम करने में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, और करप्शन को ख़त्म करना है, ठीक है, करप्शन को रोकना है। एंड मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन द रियल सेंस, कि हमारा जो लोकतंत्र है वो सही में लोगों के लिए काम करे। ये इसका अधिकार, ये आधार है। और देखो ये लोकतंत्र से कैसे जुड़ा हुआ है कि देखिए, हमारे पास डेटा होगा तभी तो हम जब वोट डालने जाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ मेरे को इस पार्टी के लिए वोट डालना है, इस पार्टी के लिए वोट नहीं डालना। अगर मेरे पास डेटा ही नहीं होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी वो किस तरीके से खर्च करी, तो मैं कैसे, मेरा जो डिसीजन होगा, मैं जब वोट डालने जाऊँगा तो किस बेस पे होगा? उसका कोई बेस ही नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट, इसमें है क्या कि कोई भी भारतीय नागरिक सूचना के लिए आवेदन कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनली इंस्ट्रूमेंटली ऑफ स्टेट्स विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई एक्सपीडिशनली और विद इन 30 days। देखिए इसको समझिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पब्लिक अथॉरिटी, इसका मतलब ये है कि सरकारी जो संस्थान है, कोई भी, किसी भी तरीके कि इवन जो दिल्ली विश्वविद्यालय, ये भी एक सरकारी संस्थान है, क्योंकि ये भी अपनी जितनी भी पावर है कहाँ से ड्राइव कर रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट से ड्राइव कर रहा है, जिसे पार्लियामेंट ने पास करा है। तो कोई भी सरकारी संस्थान से जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो सूचना प्रदान कर सकता है, ये उसका अधिकार है, ठीक है। और सरकार किसी भी तरीके का कोई भी एनजीओ, ऐसी कोई भी संस्था जिसको 1 रुपया भी अगर दे रही है सरकार खर्च करने के लिए, तो उससे भी सरकार, जो नागरिक है, वो सिटीजन जो है, वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकारी है। क्लियर हुआ? कि पब्लिक अथॉरिटी केवल और केवल सरकारी संस्थाओं तक नहीं, कि सरकार हो सकता है कि किसी एनजीओ को कुछ रुपया दिया है, जैसे 1 करोड़ रुपया दिया है, तो उस पे भी वो लगा सकता है, उस जगह से भी वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कुछ रुपया शामिल है। क्लियर हुआ? और क्या है, 30 दिनों के अंदर रिप्लाई करना होगा, उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, इन केस ऑफ मैनर इन्वॉल्विंग अ पिटिशनर्स लाइफ एंड लिबर्टी, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन
48 आवर्स। अगर कोई व्यक्ति के जीवन और मरण से या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर वो उस इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराया जाए। द एक्ट आल्सो रिक्वायर एवरी पब्लिक अथॉरिटी, देखिए एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू कंप्यूटराइज their records for wide dissemination and proactively punish certain categories of information so that the citizen publish certain categories of information so that citizen needs minimum recourse to request for इंफॉर्मेशन फॉर्मली। कि इसमें ये भी बोला गया कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटी है आप सभी ना सबसे पहले कंप्यूटराइज कर दो और जितना हो सके ना सबसे पहले पब्लिक डोमेन में रख दो, पब्लिक डोमेन में। तो कि इससे क्या होगा कि नागरिक को हर चीज़ के लिए आरटीआई नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है, फॉर्मली कोई मैकेनिज्म नहीं फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये जो, तो आप ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट कर दो। क्लियर हुआ? उसके बाद है सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल एक्ट। इट सेट्स द टर्म ऑफ द सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कमिश्नर है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एट 5 years, ठीक है। 5 साल के लिए ये CIC बनना होगा और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या अगर उनकी उससे पहले उनकी 65 साल हो जाती है तो वो पहले रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को नियुक्त करना होगा और फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी इन पब्लिक स्पेशलिस्ट परफॉर्म सेमी लीगल कैपेसिटी ऑफ सेटिंग्स ऑन एप्लीकेशन एंड अपील इंडिविजुअली, ठीक है। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होंगे उनको नियुक्त करना होगा जो कि ये जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो नागरिक तक पहुंच सके या फिर उनकी जितनी भी एप्लीकेशन है उसके माध्यम से उनको जो इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन हो सके। और जो ये जो बॉडी है इसके पास कुछ सेमी लीगल कैपेसिटी होगी कि ये कुछ ऑर्डर भी दे सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं। जो PIO है वो क्या करता है, एक सेमी लीगल एक एपेलेट अथॉरिटी है कि ऑर्डर भी दे सकते हैं जो जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद है की प्रोविजंस क्या है कि सेक्शन 4 ऑफ द RTI एक्ट रिक्वायर्ड सुमोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी। जो सेक्शन 4 है वो ये बोलता है कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है वो सब अपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें, ठीक है। सेक्शन 8 मेंशन एग्जम्पशन अगेंस्ट फर्निश्ड इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट कि कुछ एग्जम्पशंस हैं कि अब ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन मांग लें कि मिलिट्री कहाँ से क्या चीज़ खरीद रही है, कैसा खरीद रही है, ये नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कि जब बराक ओबामा का न्यू दिल्ली में आगमन हुआ था, जो उनकी हॉस्पिटैलिटी पे जितना खर्च हुआ था तो किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर RTI डाल दी थी कि कितना खर्च हुआ, तो मगर उस RTI का रिप्लाई नहीं आया क्योंकि ये बोला गया है कि ये हमारे सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम इसका आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। और क्यों है ये एग्जम्पशन, क्योंकि इससे क्या है लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करा जाएगा। अब उसके बाद आप अगर ये लेना चाहें तो जो प्रोसीजर है RTI का वो देखिए कैसे है। सबसे पहले आपका क्या है, आइडेंटिफाई द इशू, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे एक प्लेन पेपर पे। एप्लीकेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो 10 रुपये का या 20 रुपये का जितना भी फीस है RTI एप्लीकेशन का
वो आप फीस पे कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है। फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल ट्रांसफ़र योर एप्लीकेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट। जो पीआईओ है, जो सेमी लीगल जो बॉडी थी, वो आपकी इंफॉर्मेशन वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। नो एक्शन फ्रॉम पीआईओ विद इन 30 डेज, ठीक है। फर्स्ट अपील टू अपेलेट बॉडी, ठीक है, कि आपको जो कोई जो पीआईओ है वो शुरुआत के 30 दिनों के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड नहीं कराता, तो आप सबसे पहले अपील कर सकते हैं अपेलेट बॉडी में, जो सेमी लीगल बॉडी थी जो ऊपर हमने दिखाया अभी। उसके बाद इफ़ स्टिल नो रिस्पॉन्स मेक सेकेंड अपील टू सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, कि अगर ये अपेलेट बॉडी जो है जो स्टैब्लिश करी गई थी, जो ऊपर दिख रहा है आपको, चलो क्या, अगर ये जो बॉडी है, ये जो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, अगर ये आपकी 30 दिनों के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो आप अपील दोबारा किस पे कर सकते हैं, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या फिर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको आप कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि इस वाले 5 वाले स्टेज में आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये प्रोसीजर है। अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखें, अगर आ रहा है तो इस तरीके से आप चक्र बना के भी दे सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से आंसर करने की कोशिश करें। आरटीआई की क्या प्रक्रिया है, तो आज तो सारा डिजिटल ही है, तो आप वेबसाइट के माध्यम से जो भी आपका प्रॉब्लम है लिख कर, कुछ फीस छोटी सी मिनिमम पे करना होता है, पे करने के बाद फिर पीआईओ उसको ट्रांसफ़र कर देगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप पहली अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीआईओ आपको कोई इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तब आप 30 दिन के बाद क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट अपेलेट बॉडी है, जो अपेलेट बॉडी है यानी जो संस्थान है, उसके अंदर आप न्याय वो डाल सकते हैं रिक्वेस्ट की मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर वो क्या करेंगे, वो देखेंगे, अगर उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता तो फिर आप स्टेट और सेंट्रल लेवल पे आप अपनी एप्लीकेशन या फिर अपील डाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। यहाँ पे आप सभी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? तो ये देख रहे होगे कि ये अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क में आ रहे हैं ये सारे, जो कि आपका ये जो पॉइंट है दिखाता हूँ। ये जो आरटीआई है ये अकाउंटेबिलिटी के वाले सेक्शन में आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये रहा। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं लोकपाल की। देखिए जो लोकपाल है वो क्या है, लोकपाल क्या है, एक सबसे पहले एक बिल पास हुआ था, ठीक है, 2013 में। तो उसमें ये बात करी गई थी कि और देशों में ना क्या है कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो जो करप्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो भारत के इतिहास में भी लोकपाल जैसी संस्थाओं का वर्णन है कि एक ऐसी संस्था होती थी जो जो करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड देखें अगर हम लोकपाल का, तो जैसे क्या है, महाराष्ट्र पासेस लोकायुक्त बिल दैट ब्रिंग्स सीएम अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी करप्शन बॉडी, ठीक है। जो सीएम का जो पोजीशन है वो भी लोकायुक्त के अंतर्गत आता है, कि यानी सीएम के जो सीएम की संस्था जो है, जो सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उसके अंदर किसी तरीके का गड़बड़ी हो रहा है या फिर तो उसकी ऊपर भी छानबीन करने का अधिकार किसके पास है, लोकायुक्त का है। तो क्या है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द फॉर्मुलेशन इन 1809 द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन वाज इनॉग्रेटेड ऑफिशियली इन स्वीडन। सबसे पहले स्वीडन में आया है, फिर न्यूजीलैंड, नॉर्वे अडॉप्टेड दिस सिस्टम 1962। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑम्बड्समैन was first proposed by the law minister Ashok Kumar Sen in parliament in early 60. The term Lokpal and Lokayukt coined by the ML Singhvi, ठीक है।
कई बार एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मगर ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसने लोकायुक्त बिल पास करा था। अगर इसको देखना चाहोगे तो लोकायुक्त है क्या, एक बार ये देख लेते हैं। कि प्रशासन के अंदर जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ये दो बिल, ये दो कानून बने। कि ये करते क्या है, यह कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह भ्रष्टाचार के मामले से निपटने के लिए एक जांच विंग और एक अभियोजन विंग का प्रावधान करते हैं। कि एक इंक्वायरी विंग होनी चाहिए और एक प्रोसिक्यूशन विंग होनी चाहिए जो प्रोसिक्यूट करे। उसके बाद लोकपाल इज एन ombudsman appointment to work on the citizens complaints and grievance regarding the corruption at the central level, on the other hand state level। देखिए जो लोकपाल है वो क्या है, एक ombudsman है, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो नागरिकों की कंप्लेंट्स के माध्यम से, जो बड़ी बड़ी संस्थान है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर ये जांच करेगी वो करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रही है, जो लोगों की कंप्लेंट्स के माध्यम से उसकी जांच करे। तो लोकपाल सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे। और उद्देश्य क्या है कि करप्शन को खत्म करना है। करप्शन इन सिंपल वर्ड इट रेफर्स टू अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पब्लिक पावर। कि करप्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो सरकारी शक्ति है उसका अपने हितों के लिए प्रयोग कर रहे हो। क्लियर हुआ? तो ये है मीनिंग क्या है, लोकायुक्त इज अ बॉडी, जो लोकायुक्त है आपका स्टेट लेवल पे है। इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल्स कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स और एनी पॉलिटिशियंस विथ रिस्पेक्ट टू करप्शन। सेम ये सेंट्रल लेवल पे। जुरिडिक्शन क्या है लोकायुक्त का, क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, जितने भी एमएलएज हैं और सरकारी अधिकारी हैं। और इधर क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी एमपीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं। जो लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति गवर्नर करता है और लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मेंबर इट इज 3 मेंबर बॉडी और चेंज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स लॉ। ठीक है, इट कंप्राइज 8 मेंबर बॉडी। ठीक है, लोकपाल। क्लियर हुआ? तो बेसिकली ये जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए प्रशासन में। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल। लोकपाल का कैसे इस्टेब्लिशमेंट होता है कि लोकपाल सेल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन हु इज और हैज बीन अ चीफ जस्टिस। कोई भी जब लोकपाल बनेगा तो चीफ जस्टिस होना पहले है, यानी कोई भी चीफ जस्टिस लोकपाल बन सकता है। और इज हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या एमिनेट पर्सन। ठीक है, इट शैल हैव मैक्सिमम 8 मेंबर्स ऑफ द विच हाफ शैल बी जुडिशियल मेंबर। देखिए ये 8 मेंबर कमेटी के द्वारा नियुक्त करा जाएगा लोकपाल, जिसमें से 4 लोग ना न्यायिक प्रक्रिया या न्याय से संबंधित होने चाहिए या जुडिशरी से संबंधित। द चेयरपर्सन एंड मेंबर सेल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, चेयरपर्सन और मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे, जो कि रिकमेंड करेगी ये सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद है लोकसभा का अध्यक्ष, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ये अभी तक क्यों लोकपाल को नियुक्त होने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि देखिए जो लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं था हमारे पास 2014 से लेकर अभी तक लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है।
ओपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपोजिशन के लिए 55 यानी 10% सीटें होनी चाहिए, जो कि अभी किसी को भी, अभी जो है वो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओपोजिशन, ठीक है, क्योंकि ओपोजिशन विपक्ष तो है नहीं, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो सरकार के बाद वो है, उसके माध्यम से, तो ये जो कड़ी है इस पे अटक रहा था सारा मामला, इसलिए इतना टाइम लग गया कि लोकपाल को नियुक्त करने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम, ठीक है, चीफ जस्टिस शामिल होगा या फिर जो चीफ जस्टिस है उसने किसी को मनोनीत कर दिया तो वो भी वहाँ पे शामिल हो सकता है उसके बिहाफ पे। वन एमिनेंट जूरी, यानी कोई एमिनेंट जो न्यायमूर्ति हो, कोई जो फेमस जो न्यायाधीश हो वो भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये 8 मेंबर, जिसमें से 4 मेंबर न्याय से संबंधित है, न्याय जुडिशरी से संबंधित है, और 4 क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, और लीडर, ये 3 हो गए, और चीफ जस्टिस, वन एमिनेंट जूरी, द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर, और कोई 2 एमिनेंट पर्सनैलिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जुरिडिक्शन ऑफ पावर, जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ लोकपाल, क्या क्या पावर्स हैं देखिए, ये लगभग जितना भी है। करप्शन का अगर कोई भी एलिगेशन होता है, यानी करप्शन का कोई भी ऐसा मामला आता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो चाहे मिनिस्टर्स का हो, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ना पार्शियली कवर करता है, ठीक है। पार्लियामेंट, ये ABC गवर्नमेंट ऑफिशियल या सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके ऊपर इसकी जुरिडिक्शन है, ठीक है। लोकपाल ऑन द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट में ऑर्डर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि देखिए कंप्लेंट के बिहाफ पे ये प्रारंभिक जांच को शुरू कर देता है। लोकपाल शैल रेफर कंप्लेंट टू करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट टू CVC, ये इसको भी रेफर कर सकता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी ये रेफर कर सकता है। इन रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट्स बिलोंगिंग A, B ग्रुप शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू लोकपाल, ठीक है। तो एक तरह से बड़ी एजेंसी है, ये ऑर्डर करता है तो सबमिट करना पड़ता है, जो भी अगर पब्लिक सर्वेंट अगर किसी भी तरीके से करप्शन के चार्जेस में है। लोकपाल कैन इंक्वायर अगेंस्ट एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव 10 लाख, कि देखिए कोई भी ऐसी संस्थाएं, भारत में देखिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है जिनको फंड जो है बाहर से आ रहा है, तो लोकपाल उनके ऊपर भी एक इंक्वायरी डाल सकता है कि किस वजह से ये फंड आया है, किसने भेजा है, ठीक है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है कि ब्लैक मनी को वाइट करने का, तो ये सब कर सकता है, ये लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण भी आप देख सकते हैं, ये रहा। विशेष अदालतों में मामले दायर होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर ये प्रत्येक मुकदमों को पूरा करना सुनिश्चित है। उसके बाद जब हमने अधिकार क्षेत्र प्रोव अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, देखिए मैंने क्या बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, जो पीएमओ है उसके ये पार्शली कवर करता है, यानी पूरी तरह से एकदम कवर नहीं करता लोकपाल, वो क्या करता है पार्शली। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर किसी तरीके का करप्शन का चार्ज लग जाए और उसका बेसिस क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो ये इसमें वो थोड़ा सा कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है या तो ये क्या पता किसी ने प्लांटेड कर रखा हो, किसी और देश की गतिविधि हो, जैसे आप सबने वो देखी होगी अभी R माधवन ने एक रॉकेटरी मूवी लेके आए जिसमें एक साइंटिस्ट की कहानी है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा बिहाफ पे हो तो लोकपाल फिर सबसे पावरफुल हो जाएगा,
कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपने अंडर ले लेगा। तो इस मामलों में जो थोड़ा सा ढील रखी गई है, या फिर जो आंशिक रूप से ये जो पीएमओ का ऑफिस है उसको कवर करता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। क्लियर हुआ? और ये हमारे पहले कहाँ चले गए? आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने आंसर को मजबूत करने के लिए। जो भी हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको पढ़ के भी आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और जो हमारे फर्स्ट इंडिया के जो लोकपाल थे वो थे पिनाकी चंद्रा घोष। इनका जो फर्स्ट लोकपाल क्यों डिले हो रहा था? क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, जिसको बदल के लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी या फिर ऑपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी के माध्यम से इनको अपॉइंट करा गया। क्लियर हुआ? ये हमारे पहले लोकपाल हैं और कई बार ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद आते हैं सिटीजन चार्टर्ड पे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, देखिए सुशासन को स्थापित करने के लिए सिटीजन चार्टर की बहुत जरूरत आवश्यकता है। कि देखिए गुड गवर्नेंस इज नेसेसरी फॉर ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। पहला है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है रिस्पॉन्सिवनेस। किसी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सुशासन आवश्यक है और सुशासन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं प्रशासन में: पारदर्शिता, जवाबदेही और रिस्पॉन्सिवनेस, जो यहाँ पे उत्तर जवाबदेही। प्रतिक्रियात्मक, ठीक है। तो टू इन्फोर्स 3 प्रिंसिपल टू हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, वन इम्पॉर्टेंट टूल इज सिटीजन चार्टर, ठीक है। नागरिक और सरकार के बीच में जो दूरी है, जो खाई है, उसको कम करने के लिए सिटीजन चार्टर्स की आवश्यकता है। अब देखिए, इट इज एन अंडरटेकिंग अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन गिव्स टू सिटीजन्स, ठीक है। एक अंडरटेकिंग है सिटीजन चार्टर्स, जो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन्स को देती है कि ये सर्विसेज है, ये मेन्यूज है, ठीक है, टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सर्विस वाइल मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर्स इंश्राइन्स द ट्रस्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड इट्स यूजर, ठीक है। तो आप सब देखते होंगे कि कंपनीज, सरकार सब सिटीजन चार्टर्स उपलब्ध कराती है कि हम ये देंगे। फॉर एग्जांपल, जो इलेक्शन के टाइम पे जो लड़ने जाती है पार्टी, तो वो भी क्या देती है, मैनिफेस्टो रिलीज करती है कि हम ये करेंगे, पार्टी मैनिफेस्टो। तो सिटीजन चार्टर भी इसी तरीके का होता है कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे और इतने टाइम के अंतर्गत प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले ये जो आइडिया आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये यूके से आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले सिटीजन चार्टर्स की बात करेगी। इन 1992 गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर्स इन with the prime objective of providing quality of public services, कि जो पब्लिक सरकारी सेवाएं हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए।
उसकी जवाबदेही को बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या क्या सिटीजन चार्टर्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। पहला था क्वालिटी, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो भी सेवाएं हैं, जो भी हिंदी में यहाँ देख सकते हैं गुणवत्ता। जहाँ भी संभव हो विकल्प को बढ़ाना, जहाँ भी संभव हो विकल्प उपलब्ध कराना नागरिकों को। मानक, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स। यह निर्देशित करना कि मानक पूरे ना होने पर क्या अपेक्षा की जाए और कैसे कार्य किया जाए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेट कर देना कि इतने स्टैंडर्ड्स हैं, अगर नहीं हो पाएंगे तो क्यों नहीं हो पाएंगे, ये सब चीज़ें बताना। करदाताओं के पैसों का मूल्य, जो जितने भी करदाता जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसों के मूल्य को समझना। ठीक है, उनके उनके पैसों को महत्व देना। अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पब्लिक सर्वेंट्स एंड पब्लिक ऑफिसेस, कि जितने भी पब्लिक पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो कैसे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, उसको समझना। ये सब प्रिंसिपल्स शामिल थे सिटीजन चार्टर्स के अंतर्गत। देखिए, सिटीजन चार्टर्स कुछ नहीं है, एक तरह का एक लेटर है जो ये बताता है कि हम ये चीज़ उपलब्ध कराएंगे, इतने समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराएंगे, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। ये सब चीज़ होता है सिटीजन चार्टर। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर्स एज, ये दोबारा आ गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन चार्टर्स, आफ्टर ऑल ये क्या सुनिश्चित करता है, ये अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है कि जैसे हमने वो सेक्शन में देखा कैसे अकाउंटेबिलिटी को हम इनहेंस करें। तो क्या है कि सिटीजन चार्टर्स आर सिग्निफिकेंट इन दैट दे आर एम्पावर सिटीजन्स, कि जब भी हम सरकारी सेवाएं या सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो सिटीजन चार्टर्स एक प्रमुख तंत्र या प्रमुख इंस्ट्रूमेंट के या फिर तंत्र के माध्यम से सामने प्रस्तुत होते हैं। इट बूस्ट अकाउंटेबिलिटी इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कि जितने भी जो भी सेवाओं का सेवाओं को प्रदान करना है उसमें जवाबदेही को आगे बढ़ाते हैं। इट एनहेंस गुड गवर्नेंस, ये जो सुशासन है, जो गुड गवर्नेंस की धारणा है उसको आगे लेके जाते हैं। जैसे कि यह सुशासन को बढ़ाते हैं, यह मापने। इट इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय हैविंग मेजरेबल स्टैंडर्ड्स, ये जो संस्था होती हैं, जो संगठन होते हैं, उसके अंदर जो इफेक्टिवनेस है, जो कार्य कुशलता है, उसको बढ़ाते हैं। इट आर्ग्यूमेंट्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी बाय इनकॉर्पोरेटिंग एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉनिटरी एंटिटी। देखिए, ये जो सिटीजन्स चार्टर्स है ये इस तरीके के फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो कि जो किसी भी सेवाओं को अगर दिया जा रहा है तो हम समय समय पे उसको मॉनिटर कर सकें कि हाँ ये चीज़ें मिल सकी, ये चीज़ें नहीं मिली। तो सिटीजन चार्टर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को प्रस्तुत करता है कि आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो इसी का ही एक एग्जाम्पल है। Being citizen centric, it creates a professional and consumer oriented environment for delivery of services। तो एक ऐसे संरचना, एक ऐसे तंत्र की रचना करता है या फिर एक ऐसे माहौल को पैदा करता है जहाँ पे जो नागरिक है और जो सेवाओं को प्रदान करने वाला है वो एक उन्मुक्त बन सके, एकदम मुफ्त तरीके से, कि ट्रांसपेरेंट हो, आप चीज़ों को ट्रैक कर सकें। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में भी मदद मिलती है। ठीक है, नो डाउट केवल नागरिक को फ़ायदा नहीं करता बल्कि कर्मचारी उनको, क्योंकि हर जगह उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। यह पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा देता है, यह बढ़ाता है।
तो ये हमारा सिटीजन चार्टर्स था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। यहाँ पे सिटीजन चार्टर आप सब देखोगे ना, अगर बाई चांस जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी जाते हो तो वहाँ पे ना आप सबको मिलेगा सिटीजन चार्टर। आप कहीं पे भी किसी भी कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, कोई भी तो आपको सिटीजन चार्टर्स वहाँ पे मिलता है उस मिनिस्ट्री का, उस डिपार्टमेंट का। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। देखिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इसको समझिए। देखिए जैसे हम सब एमपीज को पार्लियामेंट में भेजते हैं, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर तो एमपीज पहुंच गए। अब उन्हीं एमपीज में से जो जिसके पास बहुमत होगी, जिस नेता के पास बहुमत हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा एमपीज का समर्थन होगा, वो क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सब देखते होंगे कि जो जनरल इलेक्शन में है तो उसमें कितने 540 हमने एमपीज को सिलेक्ट करा। ठीक है, 540 एमपी को। अब ये पहुंच गए सारे कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, अभी ये क्या है, एमपी है। तो पार्लियामेंट अपना क्या एक नेता चुनेगा, पार्लियामेंट क्या चुनेगा, अपना एक नेता चुनेगा, एक लीडर। ठीक है, तो लीडर चुनेगा। तो इस लीडर यानी ये क्या बन गया, ये नेता हो गया इस पार्लियामेंट का। यानी मान लीजिए इससे इसके आधे जो लोग हैं इसके समर्थन में आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा देश का। फिर प्राइम मिनिस्टर अपने जो समर्थक लोग थे उनमें से 10 या 15% लोगों को क्या करेगा, मिनिस्टर बना देगा। मिनिस्टर देखिए, मिनिस्टर, और देखिए पीएम भी एक एमपी ही है। ठीक है, जो पीएम है, ये जो पीएम है ये भी एक एमपी ही है। ठीक है, एमपी के अंदर ही पीएम आता है। ठीक है, बट क्या है इधर कि इधर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन ये पर नेता है। ठीक है, तो इसमें से जो 10-15% जो मिनिस्टर बने, तो ये जो पीएम प्लस ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये किसके पार्ट हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट, यानी सरकार और मंत्री। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो ग्रुप है वो क्या करता है, ये पॉलिसीज़ के ऊपर डिसाइड करता है। जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी, जितने भी पॉलिसीज़ रिलेटेड, क्योंकि देखिए सरकार इनको चलाना है, पैसा इनको खर्च करना है पार्लियामेंट से, वो सरकार से लेकर, तो पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए ये इनके ऊपर निर्भर होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं राजनीतिक कार्यकारी या कार्यपालिका, ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव्स, डिसीजन मेकिंग ऑन स्टेट पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। ये इनका प्राइमरी, देखिए जो आईएएस है, जो आईपीएस है, ये पॉलिसीज नहीं बना रहे। पॉलिसीज कौन बना रहे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अथॉरिटीज इन एरियाज लाइक फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, चूजन बाय द पीपल। ठीक है, इन एरियाज में इनकी अथॉरिटीज होती हैं कि फाइनेंस में कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, एजुकेशन में ऐसे, हेल्थ में कैसे। ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव।
डिसीजन मेकर्स इन मेजर पॉलिटिकल मैटर, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फैसलों में इन्हीं का ही होता है कि किसी देश से संबंध स्थापित करना है नहीं करना है, किससे लेन देन रखना है नहीं रखना है, ये सब इन्हीं के अथॉरिटी, बट नॉट पावर ओवर द अपॉइंटेड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए अथॉरिटी होती है मगर इनके पास पावर नहीं है कि ये परमानेंट ऑफिसर्स को हटा दें, या बस क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, जो परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको एक फिक्स पीरियड के लिए कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। ये इसका हिंदी वर्जन है। उसके बाद हम देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, ये हो गए आपके सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, वर्क इन गवर्नमेंट फॉर फिक्स टाइम पीरियड, की जो भी इनका जो रिटायरमेंट से पहले का जितना भी हो। ठीक है, लिस्टेड ऑन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट, जितने भी ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, जो सेक्रेटरी है, जितने भी हैं, ये सब लिस्टेड है, कौन कहाँ का कलेक्टर है, डीएम है, वो सब लिस्टेड। नॉट मेजर डिसीजन मेकर्स, ज़्यादा प्रमुख फैसले ये नहीं लेते, ये फैसलों को लागू करते, पालन करते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो मंत्री है, जो जो नेता है, जो सीएम है या पीएम है, उनके फैसलों को लागू करते हैं या वो फैसले लेते हैं इन देयर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, असिस्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर इन डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उनको मदद करते हैं कि ऐसे फैसले लेने में। ठीक है, नो डाउट ये अपना इनपुट्स भी देते हैं। ठीक है, तो असिस्ट करते हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम वर्किंग फॉर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, दियर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, कि जितने भी इनको जो डिपार्टमेंट्स अलॉकेट हो जाते हैं उसी में अपना ये टाइम देते हैं, सारा काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपने देखा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, और दूसरी तरफ आपने क्या देखा, परमानेंट, जो कि आपके आईएएस आईएएस सिविल सर्वेंट्स लिखते थे, सिविल। इन दोनों से सरकार चलती है, इसका हिंदी वाला ये रहा। और इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है भारत के अंदर, जो कि अभी हम देखेंगे। कि आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से और ये परमानेंट सिविल सर्वेंट से। अब देखिए, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो किसके लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इवन दो दे हैव अथॉरिटी बट दे डू नॉट हैव पावर ओवर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पावर नहीं होती, अथॉरिटी जरूर होती है। पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस हो गया कि अथॉरिटी हो गई कि एक तरीके से इसको इस एग्जांपल से कि इसको ये ट्रांसफर कर सकता है मगर हटा नहीं सकता। अगर पावर होगा तो ये हटा भी देगा। ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ये भी एक इंपॉर्टेंट ही कंपोनेंट है स्टेट का। मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी सचिव हैं। तो
इन दोनों के जो रिलेशंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि सरकार के चलाने के लिए, चलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी हो जाती है दोनों। और दोनों के समन्वय से ही एक सुशासन को स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो लोगों के द्वारा चुने हुए हैं, और एक तरफ जो परमानेंट है, जो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी नियुक्ति करता है। कई बार क्या होता है कि ये जो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये जनता के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी नहीं होते, ये सरकार के प्रति या पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टली जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद एक डिबेट है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट। देखिए आज के टाइम में अगर हम देखें ये जो डिबेट है जर्नलिस्ट, ये है क्या? देखिए जर्नलिस्ट वो है कि जो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अफसर को भेज दिया जाए तो वो सारे काम कर लेता है, यानी उसको बहुत कम टाइम लगता है कि चीज़ों को सीखने के लिए। और जो स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया या डोमेन में स्पेशल नॉलेज रखते हैं या स्पेशल स्किल रखते हैं, और वो कहीं और वो वर्क नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जो आईएएस और आईपीएस होते हैं, ये बड़े जर्नलिस्ट सर्विसेज में आते हैं। और वहीं पे जो स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है इंडिया और इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, ये स्पेशलिस्ट सर्विसेज है। जो सांख्यिकी सर्विसेज है, भारतीय सांख्यिकी सेवा, वो स्पेशलिस्ट में आ जाती है। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट इन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू ongoing discussion about ideal skill set and approach for individual working in the administrative roles within organization. The debate revolves around the whether it is more effective for administrator to have broad range of skills or knowledge journalist or specialize in स्पेसिफिक एरिया। कि देखिए ये जो डिबेट है ना, ये इस बात को संदर्भित करती है, ये जो बहस है इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि प्रशासकों के लिए क्या व्यापक कौशल और ज्ञान काफ़ी है, जिसे जर्नलिस्ट बोलते हैं, सामान्यवादी बोलते हैं, या अधिक प्रभावी या किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ रखना अधिक प्रभावी। इन दोनों में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? और अगर हम बात करें भारत के प्रशासन में, तो अभी तक हम देखें ना तो ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो आईएएस हैं, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा रहा है अब। और जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियाज स्टैटिस्टिकल सर्विस, यानी जो सांख्यिकीय सर्विस है, वो बहुत इतना सामने प्रमुख रूप से नहीं हमें दिखती। क्लियर हुआ? जर्नलिस्ट का अगर हम देखें तो क्या है, ये बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं, ठीक है, और समग्र समझ रखते हैं, नेतृत्व भूमिका बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो अगर हम देखें तो इनके अंदर ज्ञान की गहराई सबसे ज़्यादा होती है। मतलब एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर उनके अंदर दक्षता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो एकदम कुशल होते हैं, करने में सक्षम होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में दक्षता बहुत अच्छी से आती है उनकी, संसाधनों का उपयोग करने में भी बहुत अच्छे से जानकारी होती है इनको, और ये सीमित संसाधनों से भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते। तो दोनों का देखिए, प्रशासन के अंदर दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। हमें जर्नलिस्ट लोग भी चाहिए, ठीक है, और स्पेशलिस्ट भी चाहिए। तो ऐसा डिबेट नहीं है कि केवल और केवल हमें, देखिए स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों की आवश्यकता है प्रशासन के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि हम एक को छोड़ के दूसरे को हम ले सकते, नहीं,
दोनों की चलेगी. द डिबेट इज सेल्फ नॉट अबाउट वन बीइंग इनहेरेंटली बेटर देन द अदर, बट rather about finding the right balance and fit for the specific need of an organization or government. देखिए, हमें ये डिबेट नहीं करना चाहिए कि कौन बेटर है, कौन ज़्यादा वो है, बल्कि इन दोनों का समान तालमेल होना चाहिए. ये हमारे कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल सांख्यिकीय सर्विसेज है, तो सांख्यिकीय सर्विसेज में मुझे डेफिनेटली चाहिए कि कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति आए, कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति काम करे. और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आईएएस आईपीएस, इसमें भी हमें जर्नलिस्ट चाहिए, मगर ब्रॉड एरिया के लोग चाहिए. ठीक है, तो दोनों का राइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. और इन दोनों का नीड जो है, जो ज़रूरत जो है, वो संदर्भ पे आधारित है. कि ये संदर्भ पे निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे कितना उपयोगी है. उसके बाद हम बात करें, कुछ लोगों का तर्क है कि समन्वयवादी और विशेषज्ञ भूमिकाओं को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल आधुनिक संगठनों की जटिलताओं को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है. हाँ, दोनों का एक समन्वयवादी मॉडल जरूरी है. ठीक है, जितनी भी जटिलताएं हमारे संगठन की या सरकार की, उसको खत्म करने के लिए. उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है जेंडर सेंसिटिविटी. जो हमारी जो जेंडर सेंसिटिविटी है, देखिए आज के टाइम पे जो कि ये अभी हमने कर लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन. देखिए, ग्लोबलाइजेशन या फिर इसके बाद ये जो जेंडर वाला जो फिनोमिना है, ये बहुत लैमलाइट में आया है कि जेंडर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. कहाँ पे? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में. एक टाइम ऐसा था, आप सब हैरानी होगी कि एक टाइम ऐसा था कि केवल जो अनमैरिड वुमेन होती थी, केवल उन्हीं को कई हद तक बहुत सीमित स्तर पर उनको एडमिनिस्ट्रेशन में चुना जाता था. ठीक है, तो ये भी एक बहुत प्रमुखता का डिबेट है कि जो जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में. और इससे मतलब क्या है? देखिए, जेंडर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि एक एन अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द डिफरेंट लेवल, डिफरेंट नीड्स एंड एक्सपीरियंस एंड राइट ऑफ द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर. कि कुछ प्रमुख जो ज़रूरतें हैं, जो जेंडर के लोग, एक पर्टिकुलर जेंडर की ज़रूरतें होती हैं, उन सबको ध्यान में रखा जाए, या उसके बारे में एक जागरूकता है ये कि लिंग के आधार पर व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताएं भी होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो जैसे सबसे पहले जो जीएसटी काउंसिल बनी थी, तो जीएसटी काउंसिल में जो विमेन की कुछ नेसेसरी चीज़ें थी, जिसमें से पैड्स हो गए, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया था. तो क्यों लगा देता है? क्योंकि जीएसटी काउंसिल में कोई विमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है. तो जेंडर इंक्लूड करना अति आवश्यक है. ठीक है, क्योंकि लैंगिक संवेदनशीलता होनी चाहिए प्रशासन के अंदर. क्लियर हुआ? प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता से तात्पर्य लिंग के आधार पर व्यक्तियों की विभिन्न सेवाओं और विभिन्न आवश्यकताओं, अनुभवों और अधिकारों के प्रति जागरूकता और जवाबदेही से है. प्लीज़ इस लाइन को नोट कर लीजिए. ठीक है, इसमें सार्वजनिक प्रशासन नीति निर्माण और सेवा वितरण के विभिन्न पहलुओं में पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद असमानता और असमानताओं
को पहचान और संबोधित करने में शामिल है। ये जो जितनी भी असमानता है, इनको उजागर करने के लिए भी हमें जरूरी है, इनको ठीक करने के लिए भी बहुत जरूरी है लैंगिक संवेदनशीलता एडमिनिस्ट्रेशन में। लिंग संवेदनशील प्रशासन का लक्ष्य एक समावेशी, प्लीज इस वर्ड को लिखिए, एक समावेशी न्याय संगत वातावरण उपलब्ध करना है कि जिसमें क्या कि प्रत्येक जो सोशल जस्टिस है वो कनेक्ट हो सके, सामाजिक न्याय मिल सके हर जेंडर को, जो सभी लिंगों के अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देता। तो ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए प्रशासन के अंदर। आपको एक हमारी क्लास में मैम थी, उन्होंने ये बताया था कि कुछ टाइम पहले जब तक कोई विमेन कोई ऑफिसर नहीं बनी थी, बांग्लादेश का एग्जांपल है ये, कि जो फॉरेन अफेयर्स ऑफिसर्स जो एम्बेसी होती थी उसके अंदर विमेन टॉयलेट्स नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता था कि विमेन आएगी नहीं, तो हम उनके लिए क्यों। तो ये प्रशासन को ये चीज़ें समझनी, प्रशासन के अंदर हमें लैंगिक संवेदनशीलता लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखें जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजन्स। वो रीजन्स कौन कौन से हैं जो हम ये जो लिंग संवेदनशीलता को हम बढ़ाएं। सबसे पहला है समानता और सामाजिक न्याय। देखिए जेंडर सेंसिटिविटी से होता क्या है, संवेदनशीलता से होगा क्या कि एक तो जो समानता है समाज के अंदर वो सुनिश्चित होगी, जो जेंडर बेसिस पे जो असमानता देख रहे हैं महिला और पुरुष के बीच में वो खत्म होगी। दूसरा सामाजिक न्याय वो आगे बढ़ेगा, जो नीतियां हैं वो प्रभावी तौर पे कार्यकारी साबित होंगी। क्यों? क्योंकि कई बार जो नीतियां हैं वो महिला के पर्सपेक्टिव से नहीं बनती है या महिला के उद्देश्य से नहीं बनती है, तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कम रहता है और उस पॉलिसी का रिजल्ट भी हम धरातल और ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं कि कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कोई उसका प्रभावी नहीं हुआ। तो प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए कि दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो सके, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन, सभी लोग समाहित हो सके। उसके बाद है सेवा वितरण के लिए सार्वजनिक सेवाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में लिंग संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह विभिन्न लिंगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करें, कि हर जेंडर का ख्याल रखा जाए। इसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कई बार ज़्यादातर पुलिस में विमेन एक टाइम पे कम थी, तो जो रेड करने जाते थे तो पुलिस ही मेल जाते थे, बल्कि कई बार जहाँ पे फीमेल है तो फीमेल अधिकारी को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए समाज में, जिससे क्या हो, हम एक उनका जो जेंडर का भी हम प्रतिनिधित्व कर सके, हम एक सामाजिक न्याय और समानता की धारणा को भी हम प्रस्तुत कर सकें। कानूनी ढांचा। भारत ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान को लागू किया है, जैसे भारत का संविधान, जिसने शुरुआती दौर से महिलाओं को जो वोट डालने का अधिकार है वो दे रखा है, शुरुआत से ही दे रखा है, ठीक है। आप देखेंगे कि जब हमारा संविधान बना तभी हमने महिलाओं और पुरुषों का जो वोट का जो मूल्य है वो दोनों बराबर है, किसी का मूल्य एक से अधिक नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो।
जैसे भारत का संविधान कार्यस्थल उत्पीड़ना से संबंधित कानून, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे विशाखा जजमेंट, जो कार्यस्थल पे जो उत्पीड़ना है महिलाओं के साथ, उसके लिए दिशा निर्देश देना। लिंग संवेदनशील प्रशासन में इन कानूनी ढांचों का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवर्तन शामिल है। तो ये प्रशासन के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए लिंग आधारित, जो कि हमें ये जो टॉपिक है, जो सेंसिटिविटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो इन मुद्दों से हमें रूबरू कराता है। और ये हमारा जो यूनिट है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करूँगा।